वैशाली से बात करने के बाद साहिल सोचने लगा। भले ही वैशाली का सोचना सही है, लेकिन जब तक विनय से बात करके विनय का हाल नहीं जान लिया जाता, तब तक कुछ भी निर्णय लेना गलत होगा। ये सोचकर साहिल वैशाली से पूछने लगा, वैशाली देखो, मेरी बातों को गलत मत समझना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें विनय की बातों का बुरा लगा है, वैसे ही विनय को भी तुम्हारी कोई बात बहुत बुरी लगी होगी, जिससे उसके दिल को ठेस पहुंची। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा नाराज होना गलत है, लेकिन कम से कम एक बार विनय की परेशानी की वजह भी जान लेना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं उससे एक बार बात कर लूं। तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगा, ऐसे ही जनरली बात करके पूछ लूंगा सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम दोनों की बातें होती हैं या नहीं। अगर वो अपने आप सब कुछ बताएगा तो ही मैं बात करूंगा। हो सकता है विनय को लगे कि प्राइवेट बातें नहीं करनी है तो वो ना भी बताए, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस समय उसको भी किसी अच्छे दोस्त की जरूरत है, जिससे वो अपना सारा दुख दर्द बांट सके। साहिल की बात सुनकर वैशाली बोली, रहने दो साहिल, मैं नहीं चाहती कि विनय किसी के कहने पर मुझसे आकर बात करे, या फिर जब कोई उससे कहे तब उसे उसकी गलती का एहसास हो। मुझसे प्यार उसने किसी के कहने पर तो नहीं किया था, दिल के हाथों मजबूर होकर ही किया था ना। अब उसके दिल में क्या मेरी जगह नहीं बची जो वो मुझसे बात नहीं कर रहा है? मुझे पता है जब तुम मुझसे बात करके उसको सब कुछ समझाओगे तो वो अपनी गलती मानकर मुझसे बात भी कर लेगा, लेकिन दोबारा अगर कभी ऐसा हुआ तब वह फिर मुझे गलत ही समझेगा। फिर मैं हर बार किसी को उसे समझाने के लिए तो नहीं बुला पाऊंगी ना, और वो दूध पीता बच्चा तो नहीं है जो उसे उसको बताना पड़े, समझाना पड़े। एक दिन पहले जब मैंने उसको ये बताया था कि ऋषभ और उसकी फैमिली मेरे घर पर आए हुए हैं, तब उसने कहा था कि अभी शांति रखो और जो हो रहा है होने दो, मैं इंदौर आकर सही कर दूंगा। लेकिन अगले दिन उसको मैं ही गलत लगने लगी। इतना गुस्सा किस काम का? मान लो अगर हम दोनों की शादी हो जाती है, तब शादी के बाद पूरी जिंदगी हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, और तो कोई नहीं होगा। और तब तो शायद मेरे पापा भी मेरा साथ ना दे। फिर अगर विनय का यही एटीट्यूड रहा तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? इसलिए मैं चाहती हूँ विनय अपनी गलती को खुद महसूस करे, तब मेरे पास आए, किसी के कहने पर नहीं। वैशाली की बात सुनकर साहिल तो कुछ ना बोला, लेकिन सौम्या वैशाली को समझाते हुए कहने लगी, यार वैशाली, ये तो एक तरह की जिद है यार, क्या फर्क पड़ता है विनय साहिल के कहने पर तुझसे बात करे या अपनी मर्जी से बात करे। जरूरी तो ये है कि वो आकर तुझसे एक बार बात कर ले बस, और तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। अगर तुम दोनों ही इस तरह जिद पर अड़े रहे तो कुछ भी सही नहीं होने वाला है, और बात नहीं करोगे तब तक गलतफहमियां कम होने की बजाय बढ़ती ही जाएंगी। सौम्या की बात पर वैशाली गुस्सा होते हुए बोली, यार तू मेरी फ्रेंड है या विनय की, कम से कम तू तो मुझे समझ। वैशाली की इस बात पर साहिल सौम्या का हाथ पकड़कर बोला, अभी रहने दो, इन दोनों को भी सोचने समझने दो। जब गुस्सा ठंडा होगा तब अपने आप दोनों को एहसास हो जाएगा कि इन दोनों ने नाराजगी दिखाने में कितना समय गंवा दिया। कहते हुए साहिल वैशाली को देखने लगा। वैशाली समझ गई कि साहिल भी उसकी बातों से एग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वैशाली ने टॉपिक बदलने के लिए आगे कहा, छोड़ो ये सारी बातें, चलो वापस रूम में चलते हैं, ऋतु अकेली है। वैशाली की बात पर साहिल और सौम्या भी खड़े होते हुए कहने लगे, चलो चलते हैं। और तीनों लोग वापस अपने कमरे की तरफ चल दिए। कमरे में जाकर उन लोगों ने देखा कि ऋतु सो रही है। ऋतु गहरी नींद में थी, इसलिए साहिल ने सौम्या और वैशाली से कहा, तुम दोनों भी रेस्ट कर लो, जब ऋतु उठ जाएगी तब साथ में मार्केट चलेंगे। साहिल की बात से सहमत होते हुए वैशाली और सौम्या हाँ कहते हुए चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। साहिल भी सोफे के दूसरी ओर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था। साहिल जो सौम्या से बहुत सारी बातें करना चाह रहा था, वह ऋतु और वैशाली की वजह से चुप था, और सौम्या खामोश थी, क्योंकि उसे साहिल से बीती रात का इतना बड़ा राज जो छुपाना था। थोड़ी देर तक साहिल सौम्या को देखता रहा, लेकिन सौम्या सोफे पर सिर टिकाकर आंख बंद किए बैठी रही। उसने एक बार साहिल की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा तक नहीं। साहिल को आज सौम्या का बिहेवियर उसके स्वभाव से अलग लग रहा था। साहिल सौम्या से मिलने से पहले अपने मन में ये सोच रहा था कि
मिलते ही सौम्या साहिल के गले से लग जाएगी और अपनी ढेर सारी बातें बताने लगेगी। और जब तक साहिल उसके साथ रहेगा तब तक वह साहिल के पास ही रहेगी। लेकिन अपनी सोच के विपरीत सौम्या को इस तरह गुमसुम देखकर साहिल उदास हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसको आए हुए अब तो टाइम हो गया है, लेकिन सौम्या अभी भी परेशान लग रही है। फिर खुद को ही जवाब देते हुए सोचने लगा, हो सकता है ऋतु और वैशाली के यहाँ होने की वजह से सौम्या साहिल से इतना दूर दूर बैठी है और इसीलिए उसका मूड भी ऑफ है। लेकिन वैशाली के साथ तो सौम्या पहले भी साहिल से मिलने आ चुकी थी। और रही बात ऋतु की, तो ऋतु को भी सौम्या ने ही बुलाया है। अगर मैं ऋतु को अपने साथ लेकर आता तो सौम्या का नाराज होना भी समझ आता था। लेकिन अभी सौम्या किस बात को लेकर परेशान है, समझ नहीं पा रहा। ये सब सोचते हुए साहिल बस चुपचाप बैठकर सौम्या को देखता रहा और सोचता रहा, काश सौम्या से थोड़ी देर अकेले में मिलने का मौका मिल जाए। साहिल तो सौम्या से रोज फोन पर बात भी नहीं करता था और हर समय उसको जताता भी नहीं था कि वो सौम्या को कितना याद करता है। लेकिन सौम्या को अपने सामने देखकर साहिल का सौम्या से दूर रहना मुश्किल हो रहा था। वो सौम्या को नजदीक बुलाकर उसको ढेर सारा प्यार करना चाहता था और यही अरमान वो सौम्या की आंखों में भी देखना चाहता था। वैशाली साहिल को इस तरह उदास बैठा देखकर समझ गई कि सौम्या के साथ समय बिताने के लिए साहिल कितना परेशान हो रहा है। वैशाली सौम्या के पास से उठकर ऋतु के पास जाती हुई बोली, मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। और बिस्तर पर जाकर ऋतु के बगल में लेट गई। साहिल थोड़ी देर तक तो बैठा रहा। जब उसे लगा कि वैशाली भी सो गई है, वो उठकर सौम्या के पास जाकर बैठ गया। सौम्या काफी देर से एक ही पोजीशन में बैठी थी, तो साहिल को लगा कि सौम्या सो गई है। साहिल के मन में आखिर क्या चल रहा था? आगे क्या करेगा साहिल?